नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपने पुराने वाले वीडियो देखे होंगे, क्योंकि जैसा अब मिल भी रहा है हमें कि इसका रिस्पॉन्स भी आपकी तरफ से जो हमें मिल रहे हैं मैसेजेस वो बढ़िया मिल रहे हैं। ठीक है, हम में से काफ़ी लोग उसको सीरियसली पढ़ाई कर भी रहे हैं। आप देखिए, इसी तरीके से इसको काम करना पड़ेगा कि जब आप इन सभी को ना प्रॉपर्ली, इन सभी वीडियोस को जब आप अच्छे से देखोगे, तो जैसा मेरा मानना है कि आप जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो आप वैसे ही पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये जो अभी आपने ईयरफोन लगा रखे होंगे, यही ईयरफोन आपके लिए ना स्टेथोस्कोप बनेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई करी है, हम लोग अभी तक काइनेमेटिक्स पे ही काम कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में जो जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो है हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ये हमने कर लिया था। फिर हमने डायरेक्शन कैसे निकाली जाए ये काम सीख लिया। उसी डायरेक्शन का यूज हम लोगों ने कैसे पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए करते हैं, वहां से डिस्टेंस का कैलकुलेशन और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। ठीक है, यहां तक का जो अपना बेसिक काइनेमेटिक्स है वो हम लोगों ने फॉलो कर लिया। अगला जो आज का काम है हमारे पास में जो हम लेके आए हैं, दैट इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, स्पीड एंड वेलोसिटी जो हम लोग आज पढ़ना चाहते हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। हमने अभी तक जो दो टर्म्स सीखी हैं उन्हीं के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये कहलाता है आपके पास में, इट इज द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस होने का मीनिंग जब हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई आदमी ने कितना पाथ ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, सबसे बड़ा मेजरमेंट अगर मैं बोलूं ना इसको एकदम सीधी सादी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, स्पीड के लिए डेफिनेशन जो हम दे रहे हैं वो तो है ऐसा कि भाई आप कैलकुलेट कैसे करते हो, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास में एक डेफिनेशन निकल के आ जाती है, रेट ऑफ चेंज। लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ये बताते हैं, देखो। ठीक है, एक छोटा सा काम देखो, एक्स्ट्रा पे चलता है। हमारा काम जो हमने एक बार पढ़ी है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू, इट इज द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमने ये बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी अपॉन टी का बहुत पहले सीख लिया था। मेरे हिसाब से आई होप अपन ने 7th 8th क्लास में ये फॉर्मूला पहली बार देखा था। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज भी यही फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, थोड़ा नीच लेवल पे अगर हम चले जाएं तो हमारे पास में ना इसको नाम लेने के लिए एक बेसिक छोटा छोटा सा चेंज हो जाता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। जो काम आपने स्पीड के लिए पढ़ा था वही नाम हमारे पास अब एवरेज स्पीड के रूप में आता है। एवरेज स्पीड बोलने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और उसको ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम इंटरवल में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसका रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसके आगे इसका और कोई बड़ा डेफिनेशन होता ही नहीं है। यही काम हमारे पास में जब हम लोग स्पीड के लिए बोल रहे हैं तब फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे लिए काम का और कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। ठीक है, जब हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं, ठीक है जी, जब हम लोग वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे, वेलोसिटी आपको समझाता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। समटाइम्स हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही हमारा नाम क्या दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके लिए भी जो काम की बात आती है कि व्हेन यू से द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दो तरीके से डिफाइन होती होगी। वेलोसिटी जब हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो पहला नाम क्या दिया जा रहा है, इट इज अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity, then it is called also instantaneous velocity। इनका मीनिंग बताते हैं, देखो। ठीक है, सबसे बढ़िया काम की बात क्या है ये समझो। इसके पीछे एक, कल हमारा एक डिस्कशन हो रहा था, चलो एक बात बताएं आपको पहले। हमारा एक डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, उसमें हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे अगर किसी को फिजिक्स समझनी है, फिजिक्स समझने के लिए ना सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ना वो, जैसे बेसिक मैं बता रहा हूँ जो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं,
कि फॉर्मूला याद किया, कॉन्सेप्ट सीखा, उसका एप्लीकेशन अप्लाई, अगर उसको करके देखें, क्वेश्चंस करके देखें, क्वेश्चंस को कैसे इसको रिवाइज किया जाए, ये सारी चीजों के लिए, केवल एप्लीकेशन के लिए आप फॉर्मूला और थ्योरी के ऊपर बिलीव कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों से ना फिजिक्स से डर नहीं मिटता। फिजिक्स से डर मिटाने के लिए आपको उन सारी चीजों को ना अपने आप में देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्या, अपने आसपास होता हुआ तुम्हें फील हो रहा है क्या। जैसे मैं समझाता हूं, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसा बोलते ना कॉन्सेप्ट लेके कि कण कण में भगवान है, ठीक है ना, वैसा ही काम यहाँ पर भी हो रहा है। हमारे आसपास अगर तुम्हें वो सारी चीजें होती हुई दिखाई देंगी, तब तुम्हें वो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। कई चीजें होती हैं जो हम होते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो हमारे ना बिल्कुल, हम उन्हें बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमें वो फील करना है कि यार ये हो क्या रहा है, वेक्टर है क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती है ना, जिसको हम लोग बस एक न्यूमेरिकल लेवल पे ही फाइंड आउट कर लेते हैं, उन पे क्वेश्चंस अप्लाई कर देते हैं, इनके और भी बहुत मीनिंग होते होंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमारा डिस्कशन यही हो रहा था कि अब ना एक ऐसा बनाए वीडियो जिसमें कि ये जो फिजिक्स में काम में आने वाली टर्म्स है क्या, जैसे कि सबसे पहला मैंने वो एग्जांपल ही वेक्टर का लिया, मैं उसी पे काम कर रहा हूं अभी। वेक्टर को आप ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फिलॉसफी के साथ में लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो वेट कीजिए, देखिए एक छोटा सा वीडियो और आएगा आपके पास में, देखते हैं, बिल्कुल इन सारे टॉपिक से अलग हट के आएगा, ठीक है ना। वो इसलिए बनाया जा रहा होगा जिसमें कि जो मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को, कि भाई फिजिक्स को या वेक्टर को कैसे फील करूं, कि वेक्टर को आप न्यूमेरिकल लेवल पे यूज कर लोगे, क्वेश्चन अप्लाई करोगे, फिर वेक्टर चेंज हो जाता है। वेक्टर चेंज होने का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। और एक चैप्टर में जो वेक्टर आ रहा है, क्या अगले वाले में भी वैसा ही दिखेगा क्या, हमें बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज पे काम करेंगे, वापस लेके आते हैं देखो आपको टॉपिक पे। हमारे पास में हमने क्या बोला, देयर इज एन एवरेज वेलोसिटी, सेकंड थिंग इज अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों पे काम कैसे किया जाता है, इस पे आज का डिस्कशन अपना चलता है। अगला जो पॉइंट हम लोग इसी में कह रहे हैं आपको, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। यहां पर जब अपन लेके आते हैं, ये जब वैल्यू आती है मेरे पास में, जब हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल रहे हैं, यहां जब आप एक शब्द यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। ऐसा ही काम आपने अभी पिछले पेज पे भी देखा कि हमने यहां पर भी एक टर्म यूज किया दैट इज कॉल्ड एवरेज। वन थिंग इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इनका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इस पे एक बार छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला ना, कोई भी क्वांटिटी एवरेज जब कभी आपको निकालना होगा, एवरेज का मतलब है ऑलवेज इट इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। जब तक हम इस पे काम कर रहे हैं किसी इंटरवल पे डिफाइन करने के लिए, इंटरवल का मतलब कि अगर 1 सेकंड का भी है तो वो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड तक के लिए है, तो देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, भाई टाइम तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो हमारे पास अगर आपके पास दो वैल्यूज दे दी जाए, यहां से जब मैं बोलूं कि t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 तक होगा काम, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटरवल। जब कभी भी हम लोग नाम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है जी। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट कैलकुलेशन अगर कभी होता है देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। बेसिक आ रहा है भैया दोनों का डिफरेंस समझ में, कि अगर मैंने दो वैल्यू दे रखी है किसी टाइम की, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 टाइप का, या t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 तक, तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा एवरेज। अगर हम ये बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस होगा, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होगा दैट इज t इक्वल टू t नॉट, कैलकुलेट करके दो हमें। इसको जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, दैट इज t इक्वल टू अ t नॉट वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास पकड़ में आ रही है क्या है। इस पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशन को सुनना, पहले समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं ना, इन ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होंगी। यहाँ बोल बना देते हैं देखो, ठीक है ना, एक छोटा सा एक्स्ट्रा वर्ड करके आगे अपना काम चालू करते हैं। यहाँ जब हम लोग बोलते हैं ना, एक कंडीशन को आपने देखा होगा कि भाई देयर इज अ वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर मान लो, नेम इट ए, ठीक है। एक वेक्टर दे रखा है हमारे पास में,
इस वेक्टर के पास में दो चीजें होती है हमेशा, वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, सेकंड इज कॉल्ड डायरेक्शन। सही बोल रहे हैं सर? एक वेक्टर के पास में दो चीजें मिली, वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, सेकंड इज कॉल्ड डायरेक्शन। अगर हमने इस वेक्टर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA अपॉन dt, तो मेरे पास एक नया वेक्टर आएगा b। ठीक है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेक्टर ही देगा, सीधी बात है भैया। टाइम के साथ अगर हम वेरिएशन चाहते हैं तो किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन वापस एक नया वेक्टर लाके दे देगा हमें। जब हमने ये काम बोला, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि इस बी के पास ना काम है, अब बी के पास एक ऐसा काम है कि अब उसको ए की डायरेक्शन भी चेंज करवानी है, ए की डायरेक्शन और ए का मैग्नीट्यूड, इन दोनों पे फोकस करना होगा। वेक्टर अगर हम लोग बोल रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक नई क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड बी। तो इसका मतलब बी के पास हमेशा दो काम होंगे, कौन से? या तो वो मैग्नीट्यूड चेंज कराएगा या फिर वो डायरेक्शन चेंज करवाएगा। दोनों काम साइमल्टेनियसली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये दोनों ही अपना काम करना छोड़ दे भाई बी, इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने कोई एक वेक्टर ए बनाया होगा लाइक दिस, तो हमारे पास एक नया वेक्टर बी भी तो मिला होगा। दो वेक्टर होंगे, दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा। बिल्कुल सही बात है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। ए का काम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी को समझाना, दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी अ वेक्टर। बी के लिए बी भी एक वेक्टर है जो रेट ऑफ चेंज बता रहा है। बी का काम है आपके पास में, दैट इज टू कैलकुलेट dA अपॉन dt। इसका एग्जांपल दे सकते हो क्या? मैं बता देता हूं, देखो साइड में यहां हमने वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा हुआ है, दैट इज dr अपॉन dt, पोजीशन वेक्टर में चेंज, अभी अभी पढ़ा था हमने। अगली क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू दैट इज dv अपॉन dt। बिल्कुल हो सकता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमारा काम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? अब पॉसिबिलिटीज क्या होती है भैया एंगल की? एंगल की पॉसिबिलिटीज होती है इस प्रकार से, ये जो हमने बनाया है, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं कि ये एक डायरेक्शन ऐसा दिखाई दे मेरे को, दिस इज ए, दिस इज बी। सिमिलरली ऐसा ही काम इधर भी हो सकता है कि नाउ दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी। समझ के देखना, यहां से एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जा रहा है हमारे पास में। हम ये कह रहे हैं कि बी के दो कंपोनेंट होने चाहिए। बी के पास दो काम है ना, वो दो काम यही दो कंपोनेंट बताने के लिए यूज किए जा रहे होते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से बना दें कि बी का एक कंपोनेंट यहां पर मिलेगा, बी का एक कंपोनेंट यहां पर मिलेगा, इसको बोलते हैं बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके कंपैरिजन में? वेक्टर ए के। ये कहलाता है बी का टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये समझा रहा है ए के अलोंग आने वाला। अगर मैं यहां पर बोलूं तो इसका कंपोनेंट हो सकता है क्या? इट इज ओनली बी परपेंडिकुलर, वी हैव दैट बी टेंजेंशियल इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां से भी बी के दो कंपोनेंट मिलेंगे, इट इज कॉल्ड बी परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड बी टेंजेंशियल। अब इनका ना मीनिंग समझो सबसे पहले, क्योंकि ये हर जगह फॉलो होने वाली चीज है। हम ये कह रहे हैं कि अगर बी टेंजेंशियल इस ए के पैरेलल चल रहा है, अगर बी टेंजेंशियल ए वेक्टर के पैरेलल चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा साफ बना दे इसको, बी टेंजेंशियल पैरेलल टू ए वेक्टर होगा, तो ये इसका ए का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। इसका काम होता है हमेशा मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करना, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कराना, और इसका काम होता है हमेशा डायरेक्शन को चेंज कराना। दोनों का मीनिंग समझो भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। हमने एक कंडीशन दिया आपको कि सबसे पहले कि एक वेक्टर होगा ए, उसका डिफरेंशिएशन करके एक नया वेक्टर मिलेगा बी, बी के दो कंपोनेंट होंगे या हम कह देते हैं बी के दो काम होंगे। दोनों काम उसने अलग अलग लोगों को पकड़ा रखे हैं। अलग अलग लोगों को पकड़ाने का मीनिंग क्या हुआ? ये केवल डायरेक्शन चेंज कराएगा, ये मैग्नीट्यूड में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका काम है केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करवाना, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करवा सकता। तो फिर इसका मतलब इस वाले केस में क्या करना चाहिए मुझे? इस वाले कंडीशन में केवल डायरेक्शन चेंज होगी, केवल डायरेक्शन
चेंज होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहेगा। दूसरा काम यहां पर अगर चेक करते हो तो बीटी का वैल्यू अगर ए के ऑपोजिट है, बीटी का वैल्यू ए वेक्टर के ऑपोजिट है, तो इसका काम अब है मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करवाना, मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कराना। सही बोल रहे हैं क्या ऐसा? ये क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करवाएगा। यहां जब हम कह रहे हैं बीटी के दो काम होते हैं हमेशा, टेंजेंशियल कंपोनेंट के दो काम होते हैं, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करना। अगर एंगल दोनों के बीच में लेस देन 90 आ रहा होगा तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा। यहां पर अगर एंगल ऑब्ट्यूज क्रिएट हो रहा है तो हमेशा डिक्रीज करेगा। ये फिक्स है काम, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। आगे जब आप जाके एफ का वैल्यू पढ़ोगे कॉल डीपी अपॉन dt, ये तब भी एप्लीकेबल है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt अगर हम बोल देते हैं, डेफिनेशन आएगी हमारे पास में, तो हम बोलेंगे फोर्स के दो काम होते हैं, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज कराना। फोर्स का ऐसा कंपोनेंट जो कि मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा केवल डायरेक्शन चेंज कराएगा। फोर्स का ऐसा कंपोनेंट जो मोमेंटम के लाइन में लीनियर अगर होगा, अगर वो पैरेलल चल रहा है तब तक तो वो इंक्रीज कराएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डिक्रीज कराएगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है भैया पकड़ में? तो एक बेसिक सा फंडा हमारे पास में निकल के आता है। क्या बोला हमने इसके लिए? ये केवल हमने ऐसा नहीं बोला कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी भी प्रकार के वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भारी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपके ये कहानी समझ में आती है तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको ना डिफरेंशिएशन की फील आने लग जाएगी। क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन तो चेंज को बताता है। और आपने अगर सुना होगा भैया, फिलोसफी की बड़ी पुरानी सी कोट है कि ओनली चेंज इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, है ना? तो लगातार चेंज तो हर फिजिकल क्वांटिटी में होगी, हर जगह पर होगी, हर सिचुएशन में होगी। हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, हम उसको देख कैसे पा रहे हैं। ठीक है, जैसे चेंज करने की बात अगर बोली जाए तो हम लोगों ने देखो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। चेंज लाने के लिए जैसा हमने बोला ना कि एक ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच के लेके जाने के लिए ही हमने आपको एक सिचुएशन बता रखी है कि आप अनअकैडमी के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाओ और वहां इसके बारे में डिटेल पता करो कि देयर इज अ श्योर सक्सेस प्रोग्राम। ये श्योर सक्सेस प्रोग्राम आपकी इसी डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। आपकी तरफ से हमें केवल और केवल 90% अटेंडेंस का कमिटमेंट चाहिए। अगर आपने हमें 90% अटेंडेंस इन योर क्लासरूम्स, 90% अटेंडेंस इन योर टेस्ट अपीयरेंस, अगर वहां पर आपने दिखा दिया तो अनअकैडमी ऑफलाइन आपको इस बात की गारंटी देता है कि आपके नीट 2026 में हम लोग आपके 500 मार्क्स दिला के रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आधी फीस वापस होगी। आगे जी बच्चों, इस चीज को पकड़ो अच्छे से भैया, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसा हमने बोला कि कहीं ना कहीं अपने को अपनी डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए अलाइन करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम आपको एसएसपी देगा। ठीक है, आते हैं देखो क्वेश्चंस को उठाते हैं आज। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस करते हैं जो जो हमने अभी अभी बातें सीखी उन पर। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चंस पे लेके आए यहां से। अच्छा, अब इसका मीनिंग समझाओ हमें। क्वेश्चन पढ़ो। If an object is moving with constant velocity, when the object is moving with the constant velocity, then what about the speed? इस चीज को पहुंचना है, यहां तक ना पहुंचने की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेक्टर के पास दो चीजें, वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, सेकंड इज कॉल्ड डायरेक्शन। अगर हमने इसको नाम दिया है कांस्टेंट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ अनचेंज्ड, बोथ अनचेंज्ड। इसके मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब वापस से इस चीज को पढ़ो, क्वेश्चन को। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है पकड़ में तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। क्या है, जल्दी से अब करते हैं। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब दोनों चीजें ही नहीं बदल रही हैं। तो फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट अबाउट द स्पीड, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल?
वी कैन से इट इज कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो कॉन्सेप्चुअली ये भी थोड़ा सा डिफर कर रहा है। When I say the object is moving with constant speed, then what about the velocity? Velocity के पास दो चीजें, one is called magnitude, second is called direction. Magnitude आपके पास स्पीड बताता है, और अगर ये स्पीड बता रहा है और वो बोला गया है कि कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसके बारे में जब हम बोलते हैं इट इज मे और मे नॉट बी, सही कह रहे हैं क्या ऐसा? इसका मतलब इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? बोथ पॉसिबल, कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन पॉसिबल है इसके लिए। एग्जांपल से करके देख लेते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी का मतलब कि अगर पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ चला जाए तो, अगर इसी स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ चला जा रहा है इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम था। लेकिन अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्या सही बोल रहे हैं क्या बच्चों? तो डायरेक्शन में और मे नॉट रिमेन सेम। काम की बात बनी इस पे, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तीसरा उठाओ, इसको भी समझो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी के पास फिर से दो चीजें हैं। वेरिएबल होने का मतलब आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज हो सकता है दोनों चेंज हो जाए, लेकिन कम से कम एक चीज तो चेंज होगी। अगर एक चीज एक चेंज होता है तो स्पीड के लिए तो मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है ना यार। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेरिएबल, मैग्नीट्यूड चेंज ना हुआ तो कांस्टेंट। ऐसा कह सकते हैं क्या? अरे भाई डायरेक्शन को कौन सोचेगा? सोच के देखो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर मैग्नीट्यूड का चेंज होना या नहीं होना मैटर ही नहीं करता है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल सही बात है, वेरिएबल वेलोसिटी फॉलो की जा रही है, तब जाके मैग्नीट्यूड पिक्चर में आता है। जब दो वेरिएबल होते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को तो पकड़ के रखेंगे ना यार, तभी तो स्टडी कर पाएंगे। आगे जी बात समझ में? अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि दोनों ही सेम है तो फिर वेरिएबल कैसे हुई? इसका मतलब किसी एक को तो चेंज होना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आता है तब जाके हम बोलेंगे कि स्पीड चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तब तक स्पीड हमेशा सेम मानी जाएगी। आगे जी बात समझ में? स्पीड के डेफिनेशन में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगला चेक करें। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? देखो सीधी बात है भाई, वेलोसिटी के पास ना दोनों कंडीशन है। स्पीड वेरिएबल होने का मतलब मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड चेंजिंग है तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, फिर वो हमेशा वेरिएबल। अब डायरेक्शन आप सही रखते भी हो, सेम रखते हो, नहीं रखते हो, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मैग्नीट्यूड बदल रहा है, स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी अपने आप चेंज होगी। ठीक है जी, चारों प्रकार के क्वेश्चन देख लिए हमने कि हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, हाउ डू वी डिफाइन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स पे लेके आते हैं, देखो आ जाइए। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, an object is moving on a straight line without change in the direction, then x1 distance बता रहा है टाइम t1 में, x2 डिस्टेंस इन टाइम t2। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है हमारे पास में, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ होगा किसी पॉइंट ए से, चलता हुआ किसी पॉइंट बी तक गया होगा। रास्ते में दो टाइम से काम हो रहा है कि x1 चला है t1 में, x2 चला है t2 में।
तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? दोनों के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आ जाएगी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या सही है क्या भैया फॉर्मूला? जल्दी से चेक करो क्या लिख दिया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, सीधा सीधा सा फॉर्मूला बनता है, देखो हमने अप्लाई किया। ठीक है, अगला चेक करके देखो फटाक से। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1, स्पीड v1 टाइम t1, देन विद स्पीड v2 फॉर टाइम t2। इसका मतलब पार्टिकल यहां से चला है यहां तक, यहां से चला है यहां तक, इधर v1 फॉर t1 देन v2 फॉर t2। सही कह रहे हैं क्या? अब हमने कंडीशन पढ़ी थी भैया, वी एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? वी एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में टोटल से टोटल मत काट देना कभी। ठीक है, वी एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल कितना चला है। चलेगा कैसे, निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? फॉर्मूला था डिस्टेंस का ऑलवेज स्पीड इनटू टाइम। इट इज v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। क्या सही कह रहे हैं क्या? दिस इज योर फॉर्मूला। अब आप इसको एज अ क्वेश्चन बना दो, एज अ फॉर्मूला बना दो। देखो फॉर्मूला कुछ नहीं होता, डेफिनेशन को प्रॉपर्ली फॉलो करना, फॉर्मूला अपने आप डिराइव करवा देता है। करें अगला काम। हाँ जी, नेक्स्ट इज व्हाट? इन तीनों क्वेश्चन में खासियत क्या है? तीनों क्वेश्चन का मैं फंडा बता देता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन बनाए क्यों है। क्योंकि हमारे सामने आता है, देखो स्पीड का वैल्यू इट इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस आई हैव थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज। स्पीड होगी, डिस्टेंस होगा, टाइम होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन ये तीनों रखे हैं वो केवल इसीलिए रखे हैं कि एट अ टाइम आपको दो चीजें मिलेंगी। पहले क्वेश्चन में हमने बोला डिस्टेंसेज और टाइम दे रखे हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमने स्पीड और टाइम बता रखे थे, अगले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंसेज और स्पीड्स बता रखी है। एट अ टाइम दो क्वांटिटीज आपके सामने क्वेश्चन में मेंशन होती है। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो और आंसर निकाल दो, हो गया काम। x1 distance plus x2 distance, the time will be what? How to calculate time from this? टाइम के लिए क्या करोगे? t is equal to v upon v, टाइम is equal to distance upon speed। जस्ट अप्लाई, डिस्टेंस गिवन है आपके पास में x1 और स्पीड दे रखी है v1। इट इज x1 अपॉन v1 प्लस इट इज x2 अपॉन v2। क्या सही है क्या भैया काम? बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अगर x1 और x2 बराबर हो जाए तो यही v एवरेज ना बदल के कैसी हो जाती है? दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v। ये बड़ा काम का फॉर्मूला होता है यार। ठीक है, ऐसा ही इस वाले को मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको इक्वल टाइम इंटरवल दे दिया जाए तो if t1 is equal to t2 then what you get? v average which is v1 plus v2 by 2। फॉर्मूला तैयार करो अपना, कैसे बनाया जाता है, जस्ट फॉलो दैट। पढ़ सकता हूं आगे? आ जाइए जी, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ अभी यहां से दोबारा से देखो क्या क्या बोला जा रहा है। चौथे टाइप का काम है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं यहां से हमारे। An object is moving on a circular path with constant speed v, then what is the average velocity? एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होगी? यहां से बनाते हैं, देखो। ठीक है, अगर यहाँ एक अगर एक सर्कुलर पाथ बना दिया जा रहा है,
सर्कुलर पाथ बनाओगे तो हमारे पास यहाँ एक सेंटर हमने फ्रेम कर दिया, पार्टिकल ने चलना चालू किया होगा यहाँ से पॉइंट ए से। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। बोला जा रहा है पूरे रास्ते v स्पीड से चलता हुआ जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड v होने का मतलब है डायरेक्शन चेंज हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो डायरेक्शन तो चेंज करनी पड़ेगी। यहां जब हम लोग इस वाले पॉइंट तक आ जाते हैं तब ये सेमी सर्कल तक जा चुका है, कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। Then find the average velocity when it is completed the half revolution. हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब है यहां से यहां तक आया होगा, तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस चला पाई आर। टाइम कितना लिया, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड जितना लिया। लेकिन यहां ए से लेके बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से लेके बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज 2r। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे ट्रीट होती है, तो v एवरेज का मीनिंग कौन सा चाहिए मेरे को, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 2r डिवाइड बाय पाई r अपॉन v। चेक करो हमने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अगर स्पीड कर दिया जाए तो टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगा वो बता दिया जाएगा। हमने ऐसा कैसा उठा के फॉर्मूले में डाल दिया। व्हाट विल बी योर आंसर देन, इट इज 2v अपॉन पाई। चेक करो व्हाट आई एम सेइंग। टोटल टाइम कैसे निकाला जाता है, टोटल टाइम तो वही एक्चुअल पाथ से ही पता चलेगा, पार्टिकल तो हाफ रिवॉल्यूशन पे पहुंचा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था उसने, पाई आर। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी जस्ट अप्लाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखें। आ जाओ बच्चों, देखो जल्दी से पढ़ो एक बार, फॉलो करो, फिर अपन सॉल्यूशन पे विचार करते हैं। अ ट्रक मूव्स a distance of 50 kilometers. It covers the first half typing की mistake हो गई, first half of the distance at a speed of 200 meter per second and second half at a speed v. If average speed is 100 then the value of v क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास में डिस्टेंस का डेटा दे रखा है क्या, डिस्टेंस का डेटा दे रखा है, तो हमने बोला कि अगर आपके पास क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब x1 इज इक्वल टू x2 विच इज इक्वल टू d/2, ऐसा ही तो बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोल रहे होंगे तो v एवरेज आपने ऑलरेडी सीखा था फॉर्मूला, इट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। जो जो डेटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है उठाओ और रख दो। क्या बोल रहे हैं, covers first half of the distance at a speed of 200, इसका मतलब 2 into 200 गिवन है, देन v2 का वैल्यू v गिवन है, डिवाइड बाय 200 है प्लस v, which is v average now, it is 100. Can you simplify this equation? चेक करके देखो, बताओ फटाफट से आंसर क्या आ रहा है। 100 कैंसिल, we have 200 plus v which is equal to 4v, so v is equal to 200 by 3 मीटर पर सेकेंड। क्या सही कर रहे हैं क्या बच्चों, इधर 100 दे रखा था, यहाँ 200 था, यहाँ पर अब कैंसिल, बचा कितना 4v डिवाइड बाय 200 प्लस v। एक बार इधर उधर काटा कुटा किया, एडजस्टमेंट किया और आंसर ला दिया। ठीक है, चेक करो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ जी बताओ अगला वाला। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि बस ट्रेवल्स इट्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड 5। क्वेश्चन को समझना, चालू हुआ यहाँ तक,
पहला वाला जो हाफ आपके पास में आ रहा है से d/2, इधर की आपके पास में एक स्पीड दे रखी है, ठीक है। कितनी स्पीड गिवन है आपके पास में, ये d/2 के लिए द स्पीड v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सही कह रहे हैं। इस पूरे में हमें नहीं पता कि टोटल टाइम कितना लगा होगा, हम तो मान लेते हैं कि टी लगा होगा। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ t1 लगा होगा, बिल्कुल है जी ऐसा। आ जाओ अगला पढ़ते हैं। इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब यहां जो बचा हुआ टाइम था क्या तुम्हारे पास में, दैट वाज t माइनस t1। इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसका मतलब t2 और t3। और जब टाइम इंटरवल बराबर होते हैं तो इस पूरे रास्ते की वी एवरेज डिफाइन करनी आती है हमें, दैट इज v2 प्लस v3 अपॉन 2। ठीक है, टाइम इंटरवल बराबर होते ही हमें इन दोनों के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। कितनी है ये, 15 एंड 25। तो आई कैन हैव इट इज 15 प्लस 25/2। कितना होता है भैया ये, 20 आ जाएगा क्या, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके टू राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहली d/2 डिस्टेंस के लिए स्पीड है 5, इस बची हुई d/2 के लिए स्पीड है 20। तो अब डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो यू कैन अप्लाई। क्या क्या वैल्यू मिला भैया इस पूरे जर्नी के लिए, अगर मुझे वी एवरेज चाहिए तो इट इज 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 20 डिवाइड बाय 25। सॉल्व व्हाट आई एम डूइंग। क्या क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि भाई टोटल डिस्टेंस आपके पास जितनी भी थी उसकी आधी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है। दूसरा हाफ जो आ रहा है, सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ टाइम बचा होगा, उस टाइम को हमने दो बराबर हिस्सों में काट दिया। और जैसे ही हमारे पास में इक्वल टाइम इंटरवल आता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने पास रेडी है, दैट इज v1 प्लस v2 अपॉन 2। सही कर रहे हैं सर, एज इट इज फॉलो किया, कैंसिल किया, 5, यहां से ये 4, your आंसर शुड बी 8 मीटर पर सेकेंड। सही कर देंगे बच्चों ऐसा, जल्दी से चेक करो क्या कर दिया। तो बेसिक एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, समझ पा रहे हैं क्या। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। जल्दी से देखो क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से बता पा रहे हो क्या। ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन एज द गिवन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। जल्दी से पढ़ो। तो ये अगर एक इक्वेशन दे रखी है, इससे आप क्या क्या बता सकते हो। ये एक्स पोजीशन बता रहा है, पोजीशन एक्स के टाइम में बताने का मतलब, पोजीशन एक्स के टर्म्स में बताने का मतलब, एक्स के टर्म में बताने का मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चलता हुआ जा रहा है। तो हमारा काम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता की जाए, इस पे काम करते हैं। इनिशियल पोजीशन कैसे पता किया जाए, इनिशियल एक्सेलरेशन अगली क्लास में सिखाएंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आपको डिफरेंशिएशन से आएगा, फॉर्मूला हमने लिख रखा है, फॉर्मूला हमें आता है, v इज इक्वल टू dv बाई dt करेंगे आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। x का वैल्यू अगर आपके पास में आ रहा है दैट इज अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। अगर मुझे v चाहिए तो आई शुड राइट इट इज dx अपॉन dt, देन वी शुड हैव इट इज एज dx अपॉन dt। कितना वैल्यू आ जाएगा, यू टेल मी। a का वैल्यू शुड बी dv अपॉन dt। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने आते ही आज एक फॉर्मूला भी बता दिया था आपको कि भाई कैसे आप वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हो, तो एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। x का डिफरेंशिएशन करोगे देन इट इज 2 अल्फा टी प्लस बीटा, तो v मिलेगा। v का डिफरेंशिएशन करेंगे यू विल गेट 2 अल्फा, ठीक है। अब यहां से इन तीनों की स्टडी चाहिए। व्हेन यू यूज अ वर्ड इनिशियल, इनिशियल इंडिकेट्स t इक्वल टू 0। तो इसका मतलब भैया व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड x नॉट इक्वल टू गामा। अगर मैं दोनों जगह t इक्वल टू 0 डाल देता हूं तो बचेगा क्या, गामा। अगर मुझे v का वैल्यू चाहिए होगा तो इनिशियल वैल्यू v नॉट, दैट वैल्यू विल बी, t का वैल्यू 0 पुट करो,
यू विल गेट बीटा। अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए होगा तो ए नॉट विच इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्या ये टाइम डिपेंडेंट है क्या? अगर ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। ऐसे ही और क्वेश्चंस में लेके आया था, लेकिन टाइम लिमिट के चक्कर में अब हम आगे अगली क्लास में करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मैं एक छोटा सा काम और कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आपको बता देता हूँ, वहां पर आपको ये सारी जो भी पीडीएफ जो हम करने वाले हैं, ये सारा का सारा जो भी काम होगा वो आपको नोट्स एज इट इज वहां मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, नमस्कार।